अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 इंग्लिश ग्रेड 12 हबल, इसकी आज हम रीडिंग करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसकी ग्रामर करेंगे और पूरी इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे। इसकी चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। आपने इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर तैयार रहना है। 1 बजे मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मैं भी देखूँगा, ट्रैक ऑफ टाइम अपने पास रखूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा लंबी होने लगी तो फिर हम आज सिर्फ रीडिंग कर लेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज है वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। लुक एट द नाइट स्काई, रात को आप आसमान को देखें। एंड यू सी प्राइमरीली डार्कनेस, आपको बुनियादी तौर पर क्या नज़र आएगी? तारीकी नज़र आएगी। अ वैस्ट मल्टीट्यूड ऑफ ग्लिटरिंग स्पार्क्स ड्रिफ्ट ओवर आर हेड्स। अ वैस्ट एक बहुत बड़ा, मल्टीट्यूड झुंड यानी एक बहुत बड़ा गिरोह, एक बहुत बड़ा झुंड जो है किस चीज़ का? ऑफ ग्लिटरिंग, चमकते हुए स्पार्क्स, चमकते हुए शोलों का। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है घूमना, मतलब ऐसे जैसे ड्रिफ्ट, कार ड्रिफ्ट्स होती हैं, या ड्रिफ्ट का मतलब होता है ऐसे आज़ादाना बेहंगम तरीके से गर्दिश करना। तो यहाँ पे आप कह लें कि ड्रिफ्ट का जो यहाँ पे मीनिंग बनेगा वो टिमटिमा रहे होते हैं, या चमक रहे होते हैं, या हमें गर्दिश करते हुए महसूस होते हैं। ओवर आर हेड्स, स्कैटर्ड अक्रॉस द स्काई, यानी हमें आसमान में बिखरे हुए छोटे छोटे शोले जो हैं, उनके बड़े बड़े छोटे छोटे चमकते हुए शोलों के जो झुंड हैं वो हमें अपने सरों के ऊपर गर्दिश करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया कि थोड़ा सा टेक्निकल लेसन है, आपने बहुत तवज्जो के साथ इसकी रीडिंग को समझना है। रीडिंग आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज जो है वो भी अच्छे से हो जाएगी। आर गेज, हम जो देखते हैं, गेज का मतलब होता है देखना, बहुत गौर के साथ देखना। आर गेज रजिस्टर्स देयर ब्यूटी, कि हम जब उनको देखते हैं, आर गेज रजिस्टर्स देयर देयर ब्यूटी, कि हम जब देखते हैं तो हमें इस बात का यकीन होता है कि ये खूबसूरत हैं। बट लिटल एल्स, कि हमें सिवाय उनमें खूबसूरती के हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में नहीं जान सकते कि ये क्या चीज़ें हैं। आर विजन कैन नॉट ब्रिंग दीज डैजलिंग पिन पॉइंट्स इनटू फोकस, हमारी जो बसारत है, हमारा हमारा जो विजन है, हमारी जो देखने की सलाहियत है, कैन नॉट ब्रिंग दीज डैजलिंग, डैजलिंग चमकते हुए, पिन पॉइंट्स छोटे छोटे जो कतरे हैं, छोटे छोटे जो धब्बे हैं, आप कह लें, या छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, इनको हम फोकस में नहीं ला सकते। यानी हम, हमारी जो आंखें हैं ये स्टार्स को के ऊपर फोकस नहीं कर सकती। ऑब्ज़र्व देयर ट्रू नेचर, और हमारी जो आंखें हैं ये इन सितारों की जो ट्रू नेचर है, उनकी जो असली हालत है, उसका इहाता नहीं कर सकती। टू आर आइज़, हमारी आंखों के लिए, दे आर मिस्ट्रीज़, ये जो सितारे हैं ये हमारे लिए क्या हैं? सिर्फ क्या हैं? मिस्ट्रीज़ हैं, हमारे लिए पुर हैरत, हैरत से भरी हुई क्या हैं? चीज़ें हैं। अच्छा, ह्यूमैनिटी हैज़ सॉट टू मूव बियॉन्ड द लिमिटेड विजन ऑफ बायोलॉजी सिंस द डेज ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो जो था, गैलीलियो गैलीली, ये एक साइंसदान था बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाला। तो यहाँ हिस्टोरिकली आपको बताया जा रहा है कि गैलीलियो के आने के बाद जो इंसानी जो सोच है, या जो इंसानी खोज है, वो बायोलॉजी की का जो लिमिटेड विजन है, या पहले बायोलॉजी की ही स्टडी की जा रही थी। तो गैलीलियो के आने के बाद बायोलॉजी से बहुत हट कर, बायोलॉजी से बहुत आप कह लें कि बहुत आगे जाके इंसान जो है उसने चीज़ों को देखना शुरू किया। ह्यूमैनिटी हैज़ सॉट टू मूव, कि इंसानियत ने बढ़ना शुरू कर दिया बियॉन्ड द लिमिटेड विजन, महदूद वो जो एक स्कोप था, महदूद विजन था बायोलॉजी का, उससे बहुत आगे जाके सोचना शुरू कर दिया। कब से? सिंस द डेज ऑफ गैलीलियो। टेलीस्कोप्स हैव ब्रॉट द हेवंस टू अर्थ, जो टेलीस्कोप्स हैं उन्होंने जन्नतों को ज़मीन पे ला रखा है। हेवंस टू अर्थ के मतलब वो चीज़ें जो हमारी पहुंच से बिल्कुल दूर थीं, उनको जो टेलीस्कोप्स हैं इन्होंने हमारे दस्तरस में ला के रख दिया है। एक्सपोज द डिस्टेंट ट्रेजर्स ऑफ द यूनिवर्स, डिस्टेंस दूर दराज के, जो दूर दराज के कायनात के जो दूर दराज के ख़जाने थे उनको टेलीस्कोप्स ने एक्सपोज कर दिया है। रिवील्ड काउंटलेस गैलेक्सीज क्लॉक्ड विद इन द एपरेंट डार्कनेस, ठीक है। रिवील्ड हम पर वाजे कर दिया है, हम पर आश्कार कर दिया है काउंटलेस गैलेक्सीज़ को, ला तादाद कहकशाओं को, जो क्या थीं? क्लॉक्ड, जो पोशीदा थीं, जो छुपी हुई थीं, विद इन द एपरेंट
डार्कनेस, जो बज़ाहिर जो तारीकी, जैसे पहले लाइन में आपको बताया ना कि बज़ाहिर आपको तारीकी नज़र आती है, तो उस बज़ाहिर तारीकी के अंदर जो छुपी हुई कहकशाएँ थीं उनको टेलीस्कोप्स ने क्या कर दिया है, हमारे ऊपर आश्कार कर दिया है। एंड परहैप्स, और शायद, नो टेलीस्कोप हैज़ डन सो मच to bring the wonder and reality of universe home as the Hubble Space Telescope, कि ये जो सारा टेलीस्कोप्स की जो अचीवमेंट है उसमें परहैप्स, शायद, नो टेलीस्कोप हैज़ डन सो मच, किसी टेलीस्कोप ने इतना काम नहीं किया टू ब्रिंग द वंडर एंड रियलिटी ऑफ यूनिवर्स होम, यानी कि जो कायनात की जो हकीकत है और कायनात की जो दिलचस्पी है, कायनात की जो हैरत है, उसको हम तक पहुंचाने में किसी टेलीस्कोप ने इतना काम नहीं किया जितना हबल टेलीस्कोप ने किया है, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने किया है। तो ये यहाँ पे आपको एक तरह से कह लें कि तारुफ करवाया गया है, हबल स्पेस टेलीस्कोप के तारुफ की एक तमहीद आपके सामने रखी गई है। अब आपको डिटेल के साथ समझाएंगे कि हबल क्या है, हबल क्या करती है, और हबल ने हमारी जो कॉस्मोलॉजी है, या जो हमारी कॉस्मोटिक अंडरस्टैंडिंग है इस कायनात के बारे में, हमारी जो हमारा जो इल्म है उसमें कैसे इजाफा किया है, ये आप इस सबक के अंदर पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेलीस्कोप इन orbit around Earth was first mentioned in a science book by Arthur C. Clarke. आर्थर सी क्लार्क वो पहला आदमी था जिसने साइंस की किताबों के अंदर ज़मीन के मदार में, यानी जो ज़मीन का जो ऑर्बिट है उसमें एक टेलीस्कोप भेजने का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? ये आर्थर सी क्लार्क ने दिया था। दिस टेलीस्कोप वुड पियर एट द यूनिवर्स फ्रॉम वेल अबव द इंटरफेरेंस ऑफ द अर्थ's ever turbulent atmosphere, which relentlessly blurs the view in ground-based telescopes and makes stars twinkle. अब इसमें सेंटेंसेस लंबे लंबे होंगे, लेकिन मैं आपको तसल्ली के साथ सारे सेंटेंसेस समझाऊंगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। द टेलीस्कोप वुड पियर का मतलब होता है गौर से देखना, कि ये जो टेलीस्कोप थी उसके जहन में जो आइडिया था आर्थर सी क्लार्क के माइंड में, वो क्या था कि दिस टेलीस्कोप वुड पियर एट द यूनिवर्स, कि ये जो टेलीस्कोप होगी ये कायनात को गौर से देखेगी, फ्रॉम वेल अबव द इंटरफेरेंस ऑफ द अर्थ, कि हमारी जो ज़मीन है उसका जो टर्ब्यूलेंट एटमॉस्फेयर है, यानी कि हमारे ज़मीन का जो एक बड़ा ही हंगामा खेज़, बड़ा ही एक सरगर्मी से भरा हुआ, बड़ा ही एक चहल पहल वाला जो हमारी इस ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उसके इंटरफेरेंस से, यानी उसकी जो वेव लेंथ्स हैं, इंटरफेरेंस एक फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो उनसे जो एक नई वेव लेंथ जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। तो हमारी ज़मीन की जो इंटरफेरेंस है उसके बहुत ऊपर, उसके बहुत ऊपर जो है वो, यानी ज़मीन के मदार से बाहर एक टेलीस्कोप जो है वो नस्ब की जाएगी स्पेस में, और वो वहाँ से हमें जो है वो जो हमारी ज़मीन के आस पास, हमारी ज़मीन के बाहर जो दुनिया है उस दुनिया के हवाले से हमें ये जो टेलीस्कोप है ये हमें क्या करेगी? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर हमें जो हमारी ज़मीन की जो इंटरफेरेंस है जो क्या करती है? विच रिलेंटलेसली ब्लर्स द व्यू इन ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स एंड मेक्स स्टार्स ट्विंकल, कि अगर आप ज़मीन के ऊपर टेलीस्कोप रखते हैं और ज़मीन के ऊपर टेलीस्कोप रख के आप अगर हमारी जो ज़मीन है इसके बाहर की दुनिया को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, तो ज़मीन की जो इंटरफेरेंस है ना, ज़मीन की जो वेव लेंथ्स हैं वो क्या करती हैं? वो एक दरमियान में रुकावट पैदा करती हैं, और उस रुकावट की वजह से हम क्या है, हमें जो सितारे हैं ये धुंधले नज़र आते हैं। तो इसलिए आर्थर सी क्लार्क का आइडिया ये था कि जो टेलीस्कोप है इसको ये जो ज़मीन की इंटरफेरेंस है उसके बाहर रखा जाए, उससे निकाल के दूसरी तरफ रखा जाए, ताकि वहाँ से वो हमें जो बाहर की दुनिया है, ज़मीन से हट के जो दुनिया है उसकी वाज़े तस्वीरें जो हैं वो हमें जो टेलीस्कोप है वो हमें दिखा सके। तो ये बेसिकली आइडिया था। अहेड ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त से काफ़ी आगे सोचते हुए, क्लार्क आउटलाइंड द एडवांटेजेस ऑफ एन ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप कंपेयर्ड विद अ टेलीस्कोप दैट माइट एट सम फ्यूचर पॉइंट बी इंस्टॉल्ड ऑन द मून्स सरफेस एज हैड बीन सजेस्टेड डेकेड्स अर्लियर। ठीक है, तो अब तब भी जब ये जो हबल सैटेलाइट टेलीस्कोप है इसके नस्ब होने से पहले भी बातचीत चल रही थी कि जी हम ऐसे करते हैं कि आसमान के जो है ना वो चांद के ऊपर हम क्या करते हैं, एक टेलीस्कोप रखते हैं, और वहाँ से क्या है हम इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट तरह की वो कलेक्ट करेंगे। तो अपने वक्त से काफ़ी आगे सोचते हुए
जो आर्थर सी क्लार्क थे उन्होंने जो टेलीस्कोप को ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप के जो ज़मीन के मदार के अंदर जो टेलीस्कोप है उसके फ़वाइद जो थे वो उन्होंने बताए, और उनका तकाबुली जायज़ा किया एक ऐसी टेलीस्कोप के साथ जिसको फ्यूचर में चांद की सरफेस पर इंस्टॉल करने के हवाले से बातचीत चल रही थी। अच्छा, अब ये एक कोटेशन है उसकी आर्थर सी क्लार्क की, जो आपको इन्वर्टेड कॉमास में नज़र आ रही है। इवन द मून्स एक्सट्रीमली tenuous atmosphere might affect certain delicate observations। तो उनका ये कहना था कि अगर आप चांद के ऊपर भी जो है वो जिसका एटमॉस्फेयर बड़ा टेनियस है, बड़ा कमज़ोर जिसका एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे भी अगर आप टेलीस्कोप रख के आप बाहर की दुनिया का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो शायद जो डेलिकेट ऑब्जर्वेशंस हैं, जो क्योंकि कायनात देखें कितनी बड़ी है, तो शायद दरमियान में फिर भी वही धुंधल का जो हमें ज़मीन पर टेलीस्कोप रख के सितारों को देखने में जो धुंधल का महसूस होता है, शायद वो धुंधल का हमें फिर भी महसूस हो। ही रोट एन ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस वुड बी एबल टू सर्वे द कंप्लीट स्फेयर ऑफ द स्काई। तो उनका ये कहना था कि अगर हम स्पेस में एक ऑब्जर्वेटरी, एक मुशाहिदा करने वाली मशीन हम रखते हैं तो वो हमें जो आसमान का जो स्फेयर है उसकी एक सही तस्वीर दिखाने में कामयाब होगी। ठीक है, टुडे द ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप क्लार्क envisioned इज़ नोन एज द हबल स्पेस टेलीस्कोप। आज वो टेलीस्कोप जिसका क्लार्क ने आइडिया दिया था, जिसको क्लार्क ने इन्विजन किया था, आज उस टेलीस्कोप को हम हबल स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। एंड इट हैज़ बीन इन सर्विस सिंस 1990। 1990 से ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये क्या कर रही है, ये गर्दिश कर रही है। बिफोर हबल वाज लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड अर्थ इन 1990s। ठीक है, बिफोर के हबल को जब 1990 में ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया गया, उससे पहले देयर वाज लॉट्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कशन अबाउट व्हाट अ स्पेस टेलीस्कोप माइट फाइंड। तो हबल को 1990 में लॉन्च करने से पहले जो साइंसदान थे वो इस बात के ऊपर बड़ी बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे कि जो एक स्पेस के अंदर जो टेलीस्कोप भेजी जाएगी वो क्या करेगी, मतलब उसका काम क्या होगा, वो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो हमें किस तरीके का डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगी। द टॉप टू डू लिस्ट आइटम्स फॉर हबल, के हबल का अब काम क्या था, टॉप टू डू लिस्ट के सबसे बुनियादी काम जो जिनके लिए हबल को हबल नाम की एक स्पेस शटल को या एक स्पेस शिप को खला में भेजा जाना था, उसके लिए जो उसके जो करने के कामों में जो बुनियादी काम थे वो क्या थे, वर टू मेजर द एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स। तो उसका पहला काम ये था कि वो जाके ये मेजर करे कि जो ये कायनात है ये किस रफ्तार से, किस स्पीड से एक्सपैंड कर रही है, कि किस रफ्तार से ये जो कायनात है ये बढ़ती जा रही है। एक पहला काम, टू फाइंड डिस्टेंट गैलेक्सीज, दूर दराज की जो कहकशाएं हैं उनको ढूंढना, एंड टू डिटरमिन द केमिकल कंटेंट ऑफ द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। ठीक है, कि जो गैलेक्सीज़ हैं और जो हमारी जो खला है उसके और जो दूर दराज की गैलेक्सीज़ हैं उनके दरमियान जो केमिकल कंटेंट है, कि मतलब किस तरह के केमिकल्स हैं वहाँ पे, किस तरह के सब्सटेंसेस हैं, किस तरह की गैसेज हैं, तो मतलब किस तरह के वहाँ पे मादे हैं, किस तरह का मवाद है, तो उसके हवाले से छानबीन लगाना ये हबल स्पेस शिप के या हबल स्पेस शटल के बुनियादी काम थे। बट एवरी वन एक्सपेक्टेड हबल्स most important discoveries would provide answers to the questions that astronomers do not know how to ask and find objects that were not yet even conceived। लेकिन एक बात जो है जिसका सबको अंदाज़ा था वो ये थी कि जो हबल स्पेसशिप है ये दर हकीकत उन सवालों के जवाब हमें ला के देगी जिन जिन सवालों के जवाब खला नवर्दों के पास, एस्ट्रोनॉमर्स के पास नहीं हैं। और कुछ ऐसे सवाल भी, ये देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि ये हबल स्पेसशिप हमारे सामने ऐसी सूरत हाल रखेगी जिसके हवाले से हमने कभी सोचा भी नहीं है, जिसके हवाले से हमारे पास कभी कोई सवाल ही नहीं रहा। उस तरह की जो हैरत अंगेज़ मालूमात है वो जो हबल स्पेस रॉकेट या शिप या शटल, आप इसको कोई भी नाम दें, तो ये हबल जो है ये हमारे सामने वो तमाम की तमाम मालूमात, मतलब इतना हर बंदे को पता था कि ये हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आके बताएगी जिसके हवाले से हम नहीं जानते या जो हम जानने की सलाहियत नहीं रखते। स्टिल लेकिन फिर भी नो वन इमेजिन्ड, किसी ने ये सोचा भी नहीं था दैट हबल्स फोटोग्राफ्स ऑफ डीप स्पेस, कि जो डीप स्पेस यानी खला के अंदर जब आप तह तक घुसते हैं तो उसको डीप स्पेस कहा जाता है, कि डीप स्पेस के फोटोग्राफ्स वुड बी सो अटरली
जॉ ड्रॉपिंगली ब्यूटीफुल। लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि हबल जो हमें तस्वीरें वहाँ से फोटोग्राफ्स बनाएगी वो जॉ ड्रॉपिंगली ब्यूटीफुल, जॉ ड्रॉपिंगली ब्यूटीफुल कि जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं ना और आपका ऐसे मुंह खुला रह जाता है, तो वो आपका जॉ ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ देखें और आपका ऐसे मुंह खुल जाए, कि आपका वो जो जबड़ा है वो एक जबड़ा बिल्कुल नीचे चला जाए, आप ऐसे हक्के बक्के जैसे आप कहते हैं ना, हक्का बक्का रह जाना, मुंह खुल, मेरा देख के मुंह खुला का खुला रह गया। तो इस तरह की जो हुसन होता है उसको जॉ ड्रॉपिंग ब्यूटी कहते हैं। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो हबल हमें तस्वीरें भेजेगी बाहर की दुनिया की, वो जॉ ड्रॉपिंगली ब्यूटीफुल होंगी, और दैट पिक्चर्स वुड हैव अ प्योरली विसरल अपील टू एन इंटायर जनरेशन। के या किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जो तस्वीरें हबल हमें भेजेगी वो आने वाली कई नस्लों को हैरत में मुब्तला कर देंगी, मेकिंग हबल अ हाउस होल्ड वर्ड सिनोनिमस विद स्पेक्टेकुलर इमेजेस ऑफ कॉस्मॉस। तो अब जो हबल है वो उसने हमें ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ और ऐसी खूबसूरत तस्वीरें बाहर की दुनिया की हमें भेजी हैं कि अब हमें ऐसे लगता है कि जैसे हबल जो है ना, ये खूबसूरती का एक दूसरा नाम है। ठीक है, खूबसूरती का दूसरा नाम जो है वो क्या है, हबल बन चुका है। यानी कि हबल जो है ये एक हैरत अंगेज़ हुस्न का एक इस्तियारा बन चुका है जदीद वर्ल्ड के अंदर। हबल, अब हबल है क्या, अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये दो बड़ी एजेंसीज़ हैं जो स्पेस डिस्कवरीज़ के ऊपर काम करती हैं, तो इन दोनों का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। ऑर्बिट्स, अब ये क्या करता है हबल, इट ऑर्बिट्स अर्थ 353 माइल्स, जो कि 569 किलोमीटर बनता है, अबव द प्लैनेट्स सरफेस। हमारी ज़मीन की जो सरफेस है, हमारी ज़मीन की जो सतह है, उससे तकरीबन 569 किलोमीटर या 353 मील बुलंदी पर, यानी कि इतनी दूरी पर ये स्पेस शटल है जो गर्दिश कर रही है। इट्स पोजीशन अलाउज इट टू सर्कल फ्री ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब इसकी पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से ये क्या करती है, जो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उसकी किसी भी किस्म की मुदाखलत के बगैर ये बड़े आराम से, बड़ी आसानी से ये फ्रीली गर्दिश करती है। अब वो जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर क्या करता है, ज़मीन का एटमॉस्फेयर जैसे मैंने आपको पिछले पेज में भी बताया कि ज़मीन का एटमॉस्फेयर डिस्टॉर्ट्स एंड ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम द कॉस्मॉस। अब जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है ये, जिसमें ओजोन लेयर है, जिसमें और काफ़ी सारी तहें हैं, जिससे जो कॉस्मॉस से यानी कायनात से आने वाली जो रोशनी होती है उसको वो तहें क्या करती हैं, रोक देती हैं। तो अब चूंकि ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर के बाहर पड़ी हुई है, ज़मीन के एटमॉस्फेयर की मुदाखलत से बहुत दूर है, तो इसलिए क्या करती है, ये बड़ी आराम से, बड़ी आज़ादाना जो है ये स्पेस शटल जो है ये गर्दिश करती है। दिस गिव्स हबल अ प्रिस्टीन व्यू टिपिकली अनमैचेबल बाय ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स। तो इसी वजह से प्रिस्टीन का मतलब होता है बहुत वाजे और बहुत शफाफ। तो ये चूंकि ज़मीन के एटमॉस्फेयर की मदाखलत से बाहर है, तो इसलिए हबल जो है इसको एक प्रिस्टीन व्यू मिलता है, एक वाजे मंजर इसको मिलता है बाकी दुनिया का, विच इज़ टिपिकली अनमैचेबल बाय ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स। जो ज़मीन के ऊपर जो टेलीस्कोप्स हैं उनके साथ इसका मुकाबला ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो उस जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के बाहर की जो चीज़ें हैं उनको क्या कर देती हैं, धुंधला कर देती हैं, और ज़मीन पे रखी हुई टेलीस्कोप जो है वो आपको उस तरीके से चीज़ें नहीं दिखा सकती। इफ़ द मैन्स आई वॉज एज सेंसिटिव एज हबल्स, अब जो इंसान की आंख है वो अगर इतनी सेंसिटिव या इतनी तेज़ होती, जितनी जिस 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 कैपेसिटी के साथ या जिस इस्तेदाद के साथ हबल देखती है, अगर इंसान इस तरीके से देख सकता, ही कुड लुक फ्राम इस्लामाबाद एंड सी द ग्लो ऑफ अ पेयर ऑफ फायर फ्लाइज इन लंदन। तो उसको इस्लामाबाद में खड़े होके लंदन के अंदर जुगनू जो हैं उनकी चमक उसको नज़र आ जाती है। यानी कि इतनी तेज़ी के साथ और इतने प्रिस्टीन और इतने वाजे अंदाज में हबल जो है वो तस्वीरों को कैच करती है। इफ़ द फायर फ्लाइज वर 6 फीट अपार्ट, अगर वो जुगनू 6 फुट की बुलंद की दूरी पर होते एक दूसरे से, तो ही कुड रिजॉल्व दैट देयर वर टू ऑफ देम साइड बाय साइड। तो इतनी मतलब इस्तेदाद होती इंसान की आंख में, अगर वो हबल के हबल जितना इंसान देख सकता, कि अगर वो 6 फुट की बुलंदी पर दो जुगनू अगर लंदन में उड़ रहे होते, तो इंसान इस्लामाबाद में मुनाल के ऊपर खड़ा होके, या आप कह रहे हैं कि जो सेंट्योरस है उसकी छत पे खड़ा होकर इंसान जो है वो लंदन में उड़ने वाले दो जुगनुओं को देख सकता। अच्छा, हबल ऑर्बिट्स अर्थ
मूविंग एट द स्पीड ऑफ, अब स्पीड इसकी बता रहे हैं, हबल ऑर्बिट्स अर्थ मूविंग एट द स्पीड ऑफ अबाउट 5 माइल्स पर सेकेंड, यानी 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब इसकी जो स्पीड है वो ये 8 किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से ये गर्दिश करती है। फास्ट इनफ टू ट्रैवल फ्रॉम चित्राल टू कराची इन अबाउट 3 मिनट्स। अब इस रफ्तार से अगर आप चित्राल से कराची जाएं तो आप 3 मिनट के अंदर पहुंचेंगे, यानी इतनी तेज़ी के साथ ये जो हबल है ये क्या कर रही है, ज़मीन के अंदर गर्दिश कर रही है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर, एक साल में हबल सर्कल्स अर्थ ओवर 5,000 टाइम्स, हबल जो है ये ज़मीन के गिर्द 5,000 दफ़ा चक्कर लगाती है। एज द टेलीस्कोप विप्स अराउंड अर्थ वंस एवरी 97 मिनट्स, क्योंकि ये और ये इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि ये ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर जो है ये सिर्फ 97 मिनट्स के अंदर पूरा कर लेती है, और साल में इसके 5,000 चक्कर ज़मीन के गिर्द पूरे होते हैं। इट कलेक्ट्स लाइट, मच मोर लाइट दैन ह्यूमन आई कैन होप टू कैप्चर ऑन देयर ऑन। अब ये जो स्पेसशिप है या जो एक हबल जो शटल है ये क्या करती है, अच्छा अब मज़े की बात यह है कि जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना, अक्सर आप देखें, आप सूरज की आप तस्वीर लेना चाहें तो आपको सूरज की तरफ आप जब कैमरा करके उसकी फ़ोटो बनाते हैं तो जितना आपको मज़े का सूरज नज़र आ रहा होता है उतने मज़े का आपको तस्वीर में नहीं आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लेंस है वो इतनी ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये चूँकि एटमॉस्फेयर के बाहर है तो वो जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक उसकी इंटरफेरेंस है वो इसको नहीं होती, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, लाइट को कलेक्ट करती है, इतनी ज़्यादा लाइट कि जितनी इंसान की आंख जो है वो नहीं कैप्चर कर सकती। अच्छा, लाइट्स दैट रिवील एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ स्टॉर्म्स ऑन जुपिटर टू सम ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। अब ये चूंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने की इसकी कैपेसिटी बड़ी हाई है तो इसलिए ये जो है जुपिटर जो एक सैयारा है उसके ऊपर होने वाले जो तूफ़ान हैं उनकी तबीयत से लेके दूर दराज की जो गैलेक्सीज़ हैं इस कायनात की तमाम के हवाले से क्या कर देती है, जब ये चूँकि लाइट को जब ये कैप्चर करती है तो उससे क्या होता है कि इसको सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी अगर इंसान की आंख जो है वो इतनी ताकतवर हो जाए कि वो लाइट को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर सके तो फिर हम सूरज की तरफ देखेंगे तो हमें सूरज के ऊपर भी जो जो कुछ हो रहा होता है वो हमें नज़र आता है। अच्छा, इसकी मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हैं और आपके सामने एक तेज़ बीम वाली लाइट के साथ एक बंदा गाड़ी में आ रहा हो तो आपको उस लाइट में गाड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो क्या करती हैं, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर उस लाइट के पीछे जो गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है उसको वो नहीं देख पाती। तो ये जो हबल है ये इतनी ज़्यादा लाइट कैपेसिटी को ये कलेक्ट कर सकती है कि इसको उन उन लाइट्स के पीछे जो दुनिया है उसमें जो कुछ हो रहा है वो भी इसको क्या है, वाज़े नज़र आना शुरू हो जाता है। Hubble's supervision has shown us places in the cosmos that no generation of humans before us has ever seen. अब हबल का जो सुपरविजन है, जैसे इसकी मैंने आपको बताया ना कि इसकी जो देखने की सलाहियत है, उसने हमें कायनात के अंदर ऐसी ऐसी जगह दिखाई हैं दैट नो जनरेशन ऑफ ह्यूमंस बिफोर अस हैव एवर सीन, जो हमसे पहले वाली जो नस्लें थीं उनमें से किसी नस्ल ने वो चीज़ें नहीं देखी जो हमें हबल ने दिखाई हैं। द हबल इमेजेस हैव अनवील्ड, अनवील्ड का मतलब होता है वाजे कर देना या बेनकाब कर देना। द हबल images have unveiled that beyond the starry sky we see on a clear night there is another universe, an undiscovered country of discordant objects, violent explosions and cataclysmic collisions। अब ये मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं लेकिन मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत आसान अंदाज में ये सबक जो है वो पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब जो हबल के इमेजेस हैं उन्होंने जो हमें बज़ाहिर आसमान के ऊपर सिर्फ सितारे नज़र आते हैं उनसे हट के द हबल इमेजेस हैव अनवील्ड दैट बियॉन्ड द स्टार स्काई, कि ये जो सितारों भरा आसमान है इससे कहीं पीछे जिसको हम एक साफ, जब रात साफ़ होती है, जब बादल नहीं होते तो हमें जो स्टारी नाइट नज़र आती है उसके बहुत पीछे क्या है, देयर इज़ अनदर यूनिवर्स, एक दूसरी कायनात है, एन अनडिस्कवर्ड कंट्री, एक गैर दरियाफ्त शुदा मुल्क है। किस चीज़ का? ऑफ डिस्कॉर्डेंट ऑब्जेक्ट्स, बेतरतीब चीज़ें हैं जिसके अंदर वायलेंट एक्सप्लोजन्स हैं, बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं, एंड कैटक्लिज्मिक मुतगैर, जिसमें हर वक्त तब्दीली आती रहती है, कैटक्लिज्मिक कोलिजन्स धमाके या आपस में जो तसादम होते हैं, चीज़ें आपस में टकराती रहती हैं। यानी ये जो हबल है ये जो हमें बज़ाहिर सितारों भरा एक आसमान नज़र आता है उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें बहुत ही बेतरतीब अंदाज में, बेतरतीब से मतलब ये नहीं है कि बेहंगम अंदाज में,
ज़ाहिर बात है ये कायनात एक बड़े प्लान के तहत बनी हुई है, लेकिन डिस्कॉर्डेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि कोई चीज़ उधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, मतलब जो हमें, जिसकी तरतीब हमें समझ नहीं आ रही। सिंपल, आप डिस्कॉर्डेंट का वर्ड वैसे तो यूज़ होता है बेतरतीब चीज़ों के लिए, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में तरतीब समझ ना आ रही हो तो फिर वो आपको चीज़ बेतरतीब ही नज़र आती है। तो ये तरह थोड़ा सा फिलोसॉफिकल इसमें यहाँ पे बात आ गई है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी तरतीब हमें समझ नहीं आती, जहाँ पे बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं, तो वो जो पूरी दुनिया है उसके हवाले से हमें हबल जो है, हबल के जो इमेजेस हैं वो हमें आगाह करते हैं। गैलेक्सीज प्लाव इनटू वन अनदर, जो कहकशाएं हैं वो एक दूसरे में घुसती रहती हैं। स्टार्स इरप्ट फ्रॉम फायर स्टॉर्म्स, जो आग के तूफान आते हैं उनसे सितारे निकलते हैं। और वो जो फायर स्टॉर्म्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? स्टार्स इरप्ट फ्रॉम फायर स्टॉर्म्स ऑफ गैस एंड डस्ट एंड लाइट, के गैसेस के और डस्ट के और रोशनी के जो तूफान हैं, उनसे नए सितारे इरप्ट हो रहे हैं, नए सितारे जन्म ले रहे हैं। न्यूली फॉर्मिंग स्टार्स शूट आउट सैबर, और जो नए जो सितारे जब निकलते हैं तो वो एक रोशनी की एक लकीर छोड़ते हैं, लाइक जेट्स ऑफ गैस एज बर्थ अनाउंसमेंट्स टू द यूनिवर्स। जैसे जो जेट्स होते हैं, जो गैस जेट्स होते हैं, उनके पीछे जिस तरह आपने देखा ना वो एक दुम छल्ला सा बना हुआ होता है। तो जब सितारा नया सितारा जब वजूद में आता है तो वो क्या है? वो एक रोशनी की एक लंबी लहर छोड़ता है, जो दर हकीकत कायनात में उसके जन्म की एक क्या होती है? एक ऐलान होता है, उसके जन्म की एक अनाउंसमेंट होती है। ऑल दिस ड्रामा प्लेज आउट अगेंस्ट अ पिच ब्लैक backdrop that is unimaginably infinite। और ये तमाम जो कहकशाओं के अंदर जो सरगर्मी चल रही है, कहकशाओं के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये दर हकीकत हमारी सोच से अनइमेजिनेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब लामहदूद, अनइमेजिनेबली जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और पिच ब्लैक बैकड्रॉप कि एक ऐसी चीज़ जो हमारी सोच से भी बहुत पीछे है, जो इतनी तारीख है हमारे लिए कि जिसको हम, जिसके अंदर, उस तारीकी के अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तो ये सारा ड्रामा जो है ये हमारी सोच से भी बाहर एक लामहदूद, एक बहुत ही बड़ी दुनिया के अंदर ये सारा का सारा खेल जो है ये खेला जा रहा है। अच्छा, अ सिंगल हबल स्नैपशॉट कैन पोर्ट्रे द यूनिवर्स एज ऑसम, मिस्टीरियस and breathtaking, and at the same time chaotic, overwhelming and foreboding। कि हबल की खींची हुई एक तस्वीर हमें क्या दिखाती है? हमें दो चीज़ें दिखाती है। कैन पोर्ट्रे द यूनिवर्स, वो कायनात को पोर्ट्रे करती है, कायनात को दिखाती है एज ऑसम, एक दिलकश जगह के तौर पर। मिस्टीरियस यानी कि हैरत से भरपूर। एंड ब्रेथ टेकिंग पुरकशिश, जिसके अंदर दिलकशी बहुत ज़्यादा हो। एंड मतलब एट अ टाइम जो है वो कायनात क्या है? हमें हसीन भी लगती है, एंड एट अ टाइम कैओटिक, बिखरी हुई। ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मुबहम। एंड फोर बॉर्डिंग, और ख़तरे से भरी हुई, कि जब हम देखते हैं तो हमें बहुत खूबसूरत भी लगती है, लेकिन जब हमें उसकी मैग्नेनिमिटी, उसके बड़ा होने का जब हमें एहसास होता है तो हम डर भी जाते हैं कि कायनात कितनी बड़ी है। हम तो बिल्कुल, मतलब हमारी फिर क्या औकात है? हम जो कहते हैं कि हम ये इंसान और ये वो, ये हम और ये वो, हमने ये कर लिया। तो हम जब कायनात के बड़े होने का जब हमें एहसास होता है तो हम बड़े फोर बोर्ड भी हो जाते हैं। हम क्या होते हैं? हम डर भी जाते हैं, हमें ख़तरा भी लग जाता है। अच्छा, द स्टोरी दैट द हबल टेल्स about the universe knows no national, political और ideological boundaries। तो जो कहानी हमें कायनात के बारे में हबल बताती है, वो उस हवाले से जो कायनात है वो किसी भी कौमी, सियासी या नज़रियाती हदबंदी का शिकार नहीं है। यानी कि इस कायनात के अंदर कायनात जो है उसके अंदर जो सितारे हैं या जो कायनात का जो निज़ाम है, उसमें कोई सुन्नी शिया नहीं है, उसमें कोई मुस्लिम काफिर नहीं है, उसमें कोई जो है ना वो पंजाबी, बलोची, पठान, सिंधी, पश्तो, कश्मीरी कोई नहीं है। कोई उसमें मतलब इस तरह की कोई उसमें पीटीआई, कोई उसमें नून लीग नहीं है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई नेशनल, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज इस कायनात में हैं ही नहीं। ठीक है, ये इस कायनात का हुस्न है। ये तो हमने अपनी इस धरती पर, अपने इस छोटे छोटे गली मोहल्ले की सियासतों के अंदर हमने ये सारी हदबंदियाँ और ये सारी हमने लड़ाई झगड़े डाले हुए हैं। कायनात को इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। द इमेजेस आर सो ओवर पावरिंग,
ये जो इमेजेस हमें हबल दिखाती है इस कायनात के हवाले से जो मालूमात देती है वो इतनी ताकतवर एंड हम्बलिंग और इतनी अजीम है दैट दे हैव टच्ड पीपल ऑफ ऑल एजेस के जब कायनात के हवाले से जो हमें मालूमात जो इल्म हासिल हुआ है उसने तमाम नस्ल के लोगों को तमाम दौर के लोगों को क्या कर दिया है अपना गुरवेदा कर दिया है, अपना फ़ैन बना लिया है। दीज पिक्चर्स आर अ रिमाइंडर, ये तस्वीरें दर हकीकत एक याद दहानी है दैट वी इनहेबिट अ टाइनी प्लैनेट इन अ वास्ट यूनिवर्स विद मैनी रिमेनिंग अननोन्स। तो ये तस्वीरें दर हकीकत इस बात की एक याद दहानी है कि हम इस बहुत ही अजीम यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही छोटे प्लैनेट के बाशिंदे हैं और हमारी यूनिवर्स उन अननोन यूनिवर्सेस में से एक है जिनके हवाले से हमें कोई मालूमात भी नहीं है। सुबहान रब्बी का लज़ीम, सुबहान रब्बी लज़ीम, कि खुदा कितना बड़ा है और खुदा की ज़ात कितनी बड़ी है जिसने इतनी बड़ी जो है वो इतनी बड़ी कायनात और इतना बड़ा निज़ाम जो है वो सजा रखा है। वो कहते हैं ना कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अब ये निज़ाम हस्ती ना कहने को ऐसे लगता है जैसे कोई छोटा सा शायद कोई घर हो, लेकिन जब आप इसको देखते हैं, आप इसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि कायनात कितनी बड़ी है और फिर सोचें कि उसका बनाने वाला कितना बड़ा होगा। सिंस इट्स लॉन्च इन 1990 में जब इसको हबल को लॉन्च किया गया, द 12 टन बस साइज, ये इसका साइज़ बता रहे हैं कि 12 टन की जो बस होती है उस साइज़ की इसकी शेप है। हबल टेलीस्कोप हैज़ मेड मोर देन 1 मिलियन ऑब्जर्वेशंस। जो हबल टेलीस्कोप है इसकी अचीवमेंट्स आपको बता रहे हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा मुशाहदात ये टेलीस्कोप कर चुकी है एंड लुक्ड एट ओवर 38,000 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो आसमान के अंदर जो बॉडीज़ होती हैं, आप उनको सितारे कह लें, सयारे कह लें, कहकशाएँ कह लें, उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो अब तक तकरीबन 38,000 से ज़्यादा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देख चुकी है और 10 लाख से ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन हैं वो कर चुकी है। द हबल आर्काइव्स बोला जाता है जो आप चीज़ें स्टोर करके रख देते हैं, मतलब आप कुछ लिखते रहते हैं, आप उनको आर्काइव्स में मतलब अपनी जो आप एक तरह से कह लें बाकियात में आप रखते जाते हैं। तो हबल की जो आर्काइव्स हैं दे आर फिल्ड विद मोर देन 500,000 इमेजेस, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा उसमें तस्वीरें हैं, 500,000। The amount of astronomical data collected is equivalent to about 50 million books। ये एक टेलीस्कोप इतना डेटा कलेक्ट कर चुकी है जो 50 मिलियन, देखें 50 मिलियन, अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, 50 मिलियन को आप करें ज़रा, 1 मिलियन 10 लाख का होता है तो 50 मिलियन आप देखें कितनी किताबें बनती हैं। एंड 5 टाइम्स द प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ द यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जो यूएस की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उससे 5 गुना ज़्यादा उसके अंदर जो किताबें हैं उनसे 5 गुना ज़्यादा किताबें जो हैं उतना डेटा जो है वो एक टेलीस्कोप जो है वो इकट्ठा कर चुकी है। देखें अब यहाँ पे मतलब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं खुदा की कारीगरी पे भी मैं हैरान हो रहा था और मेरे मुंह से सुभान अल्लाह निकल रहा था, और साथ ही साथ मैं इंसान की जो अचीवमेंट है, मतलब इंसान ने एक ऐसा गैजेट बनाया है जो इतना पावरफुल है, तो मुझे साथ ही साथ इंसान पे प्यार भी आ रहा था। ठीक है, तो ये देखें कितना खूबसूरत फिनोमिना है। अच्छा, in 1983 NASA named the telescope after the early 20th century American astronomer एडविन पी हबल। एडविन पी हबल नाम का एक एस्ट्रोनॉमर था, एक खलानवर था। 1889 में जिसकी पैदाइश है और 1953 में जिसकी डेथ हुई, तो उसके नाम पर 1983 में नासा ने जो है इस ये जो टेलीस्कोप थी इसका नाम हबल रखा। हु इज़ क्रेडिटेड विद द 1920s डिस्कवरी दैट गैलेक्सीज आर ह्यूज रिमोट सिस्टम्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो ये एडविन पी हबल था जिसने दर हकीकत ये दरियाफ्त किया था कि जो गैलेक्सीज़ हैं ये बहुत बड़ी हैं और ये हर गैलेक्सी जो है वो खरबों सितारों पर मुश्तमिल होती है। द मोस्ट पावरफुल स्पेस कैमरा एवर बिल्ट वाज इंस्टॉल्ड ऑन हबल इन 2009। 2009 में दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन कैमरा जो था वो हबल टेलीस्कोप के अंदर नस्ब किया गया अलॉन्ग विद मैनी अदर फिक्सेस, एंड हबल वाज नाउ परफॉर्मिंग एट अ हायर लेवल देन एवर बिफोर। यानी 2009 में इसको अपग्रेड किया गया और उसके बाद वो पहले से भी ज़्यादा बेहतरी के साथ हबल जो है वो अपना काम कर रही है। अच्छा, व्हेन वी लुक एट स्टार्स वी लुक एट हिस्ट्री। जब हम सितारों को देखते हैं तो दर हकीकत हम क्या है, हम एक तारीख पढ़ रहे होते हैं। द लाइट दैट अराइव एट आवर लोकेशन फ्रॉम द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज लाइट दैट लेफ्ट दोज ऑब्जेक्ट्स
बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अरे कितनी प्यारी बात है कि जो लाइट हमें जो है वो नज़र आती है, द लाइट दैट अराइव एट आर लोकेशन फ्रॉम द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट्स, के जो एक दूर दराज जो एक हमें आसमान से एक सितारा नज़र आता है या आसमान के ऊपर हमें कोई बॉडी नज़र आती है, तो उस तक जो लाइट हम तक पहुंची है ना, वो लाइट जो है उस जिस्म से कब निकली होगी। देखिए कितनी कितनी खूबसूरत और कितनी दिलचस्प बात है कि वो लाइट हम मेरी जैसे अगर मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, तो जैसे अभी कमरे में ऊपर बल्ब लगा हुआ है, मैं बल्ब की तरफ देखता हूँ तो उस बल्ब से जो लाइट पहले उस लाइट वहाँ से निकली है ना, फिर वो ट्रैवल करके मेरी आँख तक पहुँची है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सितारा या एक बॉडी जो आसमान के ऊपर है, ठीक है, उसको वहाँ से निकलते हुए कितना टाइम लगा होगा, वहाँ से वो कब निकली होगी वो मेरी आंख तक पहुँचने के लिए। द लाइट दैट अराइव एट अर लोकेशन फ्रॉम द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज लाइट दैट लेफ्ट दोज ऑब्जेक्ट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आए हाय, आए हाय, कितनी प्यारी बात है। मतलब मैं तो ना एक मेरे आप मेरे आपको मेरे उससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना इमोशनल हो के और कितने जो है ना वो जोश के साथ ये लेसन पढ़ा रहा हूँ। एंड आई होप कि आप भी इसी तरीके से इसको एंजॉय करें होंगे कि वो लाइट जो हमें आपको नजर आती है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो उस जिस्म से निकलती है। सो वी सी देम एज दे अपीयर्ड लॉन्ग अगो। जब हम उस सितारे की लाइट को देख रहे होते हैं तब तक वो सितारा मर चुका होता है। जब तक उसकी लाइट हम तक पहुंचती है तब तक वो सितारा मर चुका होता है। मतलब उसने कई करोड़ों साल पहले उससे एक रोशनी निकली थी और वो रोशनी चलते 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 हम तक, जब हम उसको जब देख रहे होते हैं तो तब तक वो सितारा जो है वो मर चुका होता है। ठीक है, वो मतलब मैं मर चुका होता है से मुराद ये है कि लाजमी नहीं कि वो मर चुका होता है, हो सकता है वो भी मौजूद हो, लेकिन वो लाइट जो हम देख रहे होते हैं वो लाइट उससे कई साल, कई खरबों साल पहले उससे वो निकली होती है। द मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज लुक स्ट्रेंज स्मॉलर। जो दूर दराज की गैलेक्सीज हैं वो हमें अजीब नज़र आती हैं, छोटी नज़र आती हैं, इरेगुलर नज़र आती हैं, लैकिंग क्लियरली डिफाइंड शेप्स। उनकी जो शेप्स हैं वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे उनके अंदर एक डेफिनिटी नहीं है, उनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। नो टेलीस्कोप बिफोर हबल हैड द रेजोल्यूशन टू सी दीज डिस्टेंट गैलेक्सीज। तो हबल से पहले किसी भी टेलीस्कोप के पास इतनी रेजोल्यूशन नहीं थी, इतनी वजाहत के साथ देखने की इस्तेदाद नहीं थी कि वो हमें दूर दूर की जो गैलेक्सीज हैं उनके हवाले से हमें मालूमात दे सकें। एस्ट्रोनॉमर्स जो खला नवर्द हैं, खला में सफ़र करने वाले हैं, फोकस्ड हबल ऑन व्हाट अपीयर्ड टू बी नियरली एम्प्टी पैच ऑफ स्काई फॉर 10 days। उन्होंने आसमान के अंदर बज़ाहिर एक खाली नज़र आने वाला, यानी जैसे आसमान में आप देखते हैं ना तो आपको सितारे नज़र आते हैं, सितारों के झुरमट नज़र आते हैं और बीच में कोई जगह आपको ऐसे नज़र आती है कि जैसे ये बिल्कुल खाली पैच है। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने खला का एक ऐसा हिस्सा जो था उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया 10 दिन के लिए, जो बज़ाहिर उनको क्या नज़र आ रहा था, बज़ाहिर उनको खाली नज़र आ रहा था। द रिजल्ट्स, अब उस खाली जो बज़ाहिर खाली नज़र आने वाला हिस्सा था उसमें उनको क्या नज़र आया, द रिजल्ट्स कंटेन्ड 10,000 galaxies at various stages of evolution and covers a patch of sky smaller than the size of a pinhead held at arm's length। कि आप अगर जो है वो अपने बाजू अपने अपने एक फरलांग एक एक बाजू की दूरी पे अगर आप एक सुई खपोते हैं तो उस सुई जितनी जगह घेरती है उतनी जगह में उनको 10,000 गैलेक्सीज जो थीं वो उनको अपनी इर्तका की मुख्तलिफ हालतों में उनको नज़र आईं। अंदाज़ा लगाएं आप, इस यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सुई जितनी जगह घेरती है उतनी जगह के अंदर उनको आसमान में 10,000 गैलेक्सीज नजर आई। और एक गैलेक्सी देखें, हमारी जो गैलेक्सी है ना जिसको मिल्की वे हम कहते हैं, उस गैलेक्सी के अंदर जो हमारी ज़मीन है ना इसकी ये नज़र भी नहीं आती। अगर आप अपने हमारे गैलेक्सी का मैप देखें ना उसमें आपको ज़मीन नज़र भी नहीं आएगी। जिस तरह आप वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में आपको जो है ना वो आपकी जो गली नंबर 4, मोहल्ला फ़लाँ फ़लाँ और शहर फ़लाँ फ़लाँ और तहसील फ़लाँ फ़लाँ, वो गली नंबर 4 आपको नज़र ही नहीं आती वर्ल्ड मैप में। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर ज़मीन हमारी इतनी छोटी है, ठीक है, और आसमान में उनको एक कतरे जितनी जगह में उनको 10,000 गैलेक्सीज नजर आई। तो जहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कायनात कितनी बड़ी है। टू फोटोग्राफ द एंटायर स्काई इन दिस डिटेल वुड रिक्वायर कि इस अगर हम पूरे आसमान को इस तरीके से कवर करें, पूरे आसमान की अगर हम तस्वीरें लेना चाहें, टू फोटोग्राफ द एंटायर स्काई इन दिस डिटेल वुड रिक्वायर 13 मिलियन
हबल इमेजेस विद कंपेरेबल एक्सपोजर्स। तो हमें तकरीबन 13 मिलियन इस लेवल के हमें 13 मिलियन इमेजेस चाहिए होंगे, तो फिर शायद हम पूरे आसमान को हम क्या कर सकें, एक्सप्लोर और डिटेक्ट कर सकें। द स्टनिंग इमेज वाज कॉल्ड द हबल डीप फील्ड। तो वो तस्वीर जो ली गई थी, उस तस्वीर को का क्या नाम, उस तस्वीर को नाम क्या दिया गया, उस तस्वीर को नाम दिया गया हबल डीप फील्ड का। अच्छा, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉस्मोस फाइनली केम इनटू फोकस इन द लेट 1990s एंड अर्ली इनटू द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब जो कॉस्मोस यानी जो कायनात है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसके हवाले से जो बातचीत या उसके ऊपर जो ज़्यादा तवज्जो है वो 1990 और 21वीं सदी के इब्तदा में हुई। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स with which we are most familiar, in essence, planets, moons, stars, nebulas and galaxies account for less than 1% of the universe टोटल कंटेंट। तो ये पूरी जो 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 एक कायनात का जो हिस्सा जिसके हवाले से हम अभी जानते हैं, जिसके हवाले से अभी हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वो पूरी कायनात के 1% से भी कम है। यानी कायनात के अगर 100 हिस्से करें तो उसमें एक हिस्से से भी, जो एक हिस्से का जो थोड़ा सा हिस्सा है, सिर्फ हमें उतना कायनात के बारे में पता है। नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है मुनव्वर, और नॉन ल्यूमिनस तारीक। नॉन ल्यूमिनस मैटर मोस्टली हाइड्रोजन डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द स्पेस, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है जो पूरी स्पेस के अंदर फैली हुई है। नॉन ल्यूमिनस की जो तारीक या जो ब्लैक आप उसको मैटर कह लें, इज़ अबाउट 3%, वाइल द रेस्ट इज़ द लार्जली मिस्टीरियस डार्क मैटर एंड द कम्प्लीटली मिस्टीरियस डार्क एनर्जी। और ये जो लेस देन 1% जिसके हवाले से हम जानते हैं, इसमें भी क्या है, इसका 3% जो है वो नॉन ल्यूमिनस है, जिसके जो इतना तारीक है कि हम उसके बारे में जान नहीं सकते, और बाकी जो है लार्जली मिस्टीरियस डार्क मैटर है, जो डार्क मैटर है और उसमें क्या है, डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी का मतलब, डार्क मैटर एक ऐसा मादा जिसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, जिसको हम देख ही नहीं सकते, जिसकी हम माहियत का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एंड सेम इज़ द केस विद डार्क एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसको आप जिसके हवाले से आप कोई हतमी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। अच्छा, आर यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ बैंग। हमारी कायनात जो थी ये एक धमाके के साथ वजूद में आई। ठीक है, आर यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ बैंग एंड हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस। और तब से ये कायनात जो है ये क्या है, ये एक्सपेंड कर रही है। द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इंक्रीजिंग विद टाइम। और जो गैलेक्सी, क्योंकि ये एक्सपैंड कर रही है, फैलती जा रही है, तो उसमें ज़ाहिर बात है, अगर आप जो है वो दो चीज़ें अपने किसी एक बर्तन में डालते हैं और उस बर्तन को आप, नीचे से रबड़ का बर्तन हो और उस बर्तन को आप फैलाते जाते हैं, तो उसके अंदर जो आपने दो बॉल्स रखी हैं या दो आपने उसके अंदर सेब रखे हैं, तो उनके दरमियान फासला भी बढ़ता जाएगा ना। तो कायनात एक्सपेंड कर रही है और द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इंक्रीजिंग विद टाइम, और जो गैलेक्सीज के दरमियान जो वक्फा है वो भी बढ़ता जा रहा है। द डेटा रिसीव्ड डिक्लेयर्ड दैट द यूनिवर्स wasn't slowing down at all as was previously thought। तो पहले ये समझा जाता था कि शायद जो कायनात है वो थक रही है और कायनात जो है वो रुकने वाली है, लेकिन इस डेटे से हमें पता चला कि कायनात रुक नहीं रही, बल्कि कायनात जो है ये क्या है, rather it was speeding up as though something were propelling it। तो जब इसका मुशाहिदा किया गया तो पता चला कि कायनात तो भाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और ऐसे बढ़ रही है जैसे इसको पीछे से धक्का लगाया जा रहा हो। प्रोपेल का मतलब जैसे प्रोपेलर्स होते हैं ना, धक्का लगाना, जैसे इसको पीछे से ना कोई धक्का लगा रही है, पीछे से इसको कोई ना पुशअप कर रहा है, इसको कोई पुश कर रहा है पीछे से। तेज़ी के साथ कायनात जो है वो क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, ड्राइविंग इट्स एक्सपेंशन फास्टर एंड फास्टर। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ है जो इसको तेज़ी के साथ धकेल रही है और इसको तेज़ दौड़ने पर क्या कर रही है, मजबूर कर रही है। ठीक है। अच्छा, हबल हैज़ थॉरोली स्टडीड स्टार्स। हबल जो है इसने स्टार्स को बहुत थॉरोली इसने स्टडी किया है। द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ इज़ द सन। अब हमारी ज़मीन के जो करीब तरीन जो सितारा है वो क्या है, वो सूरज है। इट इज़ कंसिडर्ड टिपिकली ऑफ मिडल एज्ड स्टार्स। और जो सितारे हैं उनके अंदर जो जिस तरह इंसानों की एज होती है, तो उसमें जो हमारा जो सूरज है इसकी जो उम्र है वो क्या है, वो ये दरमियानी उम्र का है, मतलब ये बहुत बूढ़ा नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। फॉर्म, और ये बना कैसे, फॉर्म फ्रॉम अ कोलैप्स्ड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, यानी हवा का और गर्द का एक बादल जो था वो जब कोलैप्स हुआ तो उससे ये सूरज हमारा वजूद में आया था। स्टार्स आर बॉर्न, अब सितारे पैदा कैसे होते हैं, स्टार्स आर बॉर्न इन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, जो गैस के और गर्द के जो बादल होते हैं उनसे ये सितारे वजूद में आते हैं। वन सच स्टेलर नर्सरी यानी कि ऐसा बागीचा जहाँ पे सितारे बन रहे होते हैं।
इज़ द ओरियन नेबोला। ओरियन नेबोला एक तरह से कह लें कि एक झुरमट है, एक सितारों की एक आमाजगाह है जहाँ से सितारे जन्म ले रहे होते हैं। एन इनॉर्मस क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट मैनी लाइट ईयर्स अक्रॉस, यानी कई नूरी साल, कई लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ओरियन नेबोला नाम की एक जगह है जहाँ से सितारे जो हैं वो मार्ज़ वजूद में आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस मतलब हंगामा, इर्तियाश। टर्ब्यूलेंस फ्रॉम डीप विद इन दीज क्लाउड्स क्रिएट्स हाई डेंसिटी रीजन्स कॉल्ड नॉट्स। मैं एक मिनट दरवाज़ा बंद कर लूँ। ओके, अब जो क्लाउड्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि गैस और डस्ट के क्लाउड्स होते हैं जिससे सितारे वजूद में आते हैं। तो ये जो सितारे जो क्लाउड्स हैं, इनके अंदर कुछ हंगामा होता है जिससे क्या होता है, इससे शदीद डेंसिटी वाले, शिद्दत वाले जो है वो मजबूत किस्म की बॉन्डिंग वाले कुछ रीजन्स वजूद में आते हैं जिनको क्या जाता है, जिनको नॉट्स कहा जाता है। यानी इन क्लाउड्स के अंदर टर्ब्यूलेंस होती है, इनके अंदर एक हंगामा होता है, एक इर्तियाश होता है, जिससे क्या होता है कुछ छोटे छोटे रीजन्स बनते हैं जिनको नॉट्स कहा जाता है। दीज नॉट्स कंटेन सफिशिएंट मास दैट द गैस एंड डस्ट कैन बिगिन टू कोलैप्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब जो कशिश शकल है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उससे क्या होता है, जैसे चीज़ें एक दूसरे की तरफ लपकती हैं, चीज़ें एक दूसरे की तरफ जो है वो खींचती हैं, तो इसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये जो नॉट्स होते हैं, इनके अंदर इतना मादा होता है कि ये क्या करते हैं, ये गैस को और डस्ट को आपस में लड़ाते हैं। यानी गैसेज और डस्ट जो है, ये नॉट्स के अंदर मौजूद जो मैस होता है उसकी वजह से ये एक दूसरे से टकराती हैं, कोलैप्स करती हैं। अच्छा, एज इट कोलैप्सेस, जैसे ही ये टकराती हैं, प्रेशर फ्रॉम ग्रेविटी कॉजेज द मटेरियल एट द सेंटर टू हीट अप। जैसे ये एक दूसरे से टकराती हैं, अब उस नॉट के अंदर, उस खित्ते के अंदर जो ग्रेविटी का प्रेशर है, वो क्या करता है, वो इनको, जैसे अब देखें ना, मैं ऐसे ताली मारता हूँ, हाथ में ऐसे करता हूँ, तो ये दो चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। तो इन दो चीज़ों के आपस में टकराने से जहाँ पे जो हिस्सा टकराएगा, अगर मेरी हथेलियाँ टकराती हैं, मेरी उंगलियाँ टकराती हैं, तो उनके सेंटर में क्या होगा, एक हीट जनरेट होगी। इसी तरीके से जब गैसेस और डस्ट आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है जिससे एक प्रोटोस्टार, यानी अभी सितारा नहीं बना, प्रोटोस्टार जो है, यानी प्रोटोस्टार एक तरह से कहने की एक ऐसी सूरत हाल बनती है उस हीट से कि जिसमें एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिस चीज़ में से आगे जाके सितारे ने क्या होना होता है, वजूद में आना होता है। वन डे दिस कोर बिकम्स हॉट इनफ टू इग्नाइट फ्यूजन। ठीक है, एक ऐसा वक्त आता है कि इस कोलिजन की वजह से, इस कोलैप्स की वजह से, वो जो कोर होती है, जिसको प्रोटोस्टार आपने नाम दिया, वो जगह जो है वो इतनी गर्म हो जाती है कि उससे जो है वो जो है ना, वो क्या होता है, फ्यूजन इग्नाइट होना शुरू हो जाता है कि उससे एक गर्मी की या उससे हिद्दत की, हरारत की एक, उसमें से एक धार निकलती है, और उससे क्या होता है, एक सितारा जो है वो वजूद में आता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ लेकिन मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। नॉट ऑल ऑफ द मटेरियल इन द कोलैप्सिंग क्लाउड्स एंड अप एज अ पार्ट ऑफ अ स्टार। अब वो जो कोलैप्स होता है, जो फ्यूजन होती है, जो इग्निशन होती है, उससे निकलने वाला हर जर्रा जो है वो सितारा नहीं बनता। द रिमेनिंग डस्ट कैन बिकम प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स, और इट मे रिमेन एज डस्ट। तो अब वो जो छोटे छोटे जो जर्रे निकलते हैं ना, वो जर्रे फिर क्या बन जाते हैं, वो बाज़ों का पूरे पूरे सैयारे बन जाते हैं, प्लैनेट्स बन जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स बन जाते हैं, कॉमेट्स बन जाते हैं, और समटाइम्स ये भी होता है कि वो उधर ही डस्ट की डस्ट रह जाती है। तो अंदाज़ा लगाएं कि कायनात कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है ये कायनात। अच्छा, द केमिकल मेकअप ऑफ स्टार्स। अब हम बात करते हैं कि सितारों का जो केमिकल मेकअप है, मेरे ख्याल में मैं 1:52 हो गए हैं, सो दिस मीन्स कि 1:03 में स्टार्ट किया था, तो ये तकरीबन 50 मिनट्स का ये सेशन हो गया। अच्छा, इसको फिर मैं इधर ही रोक रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड अभी करूँगा, लेकिन उसको मैं अपलोड बाद में करूँगा। वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखें, आपको इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अपनी सहूलत से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो अगर बहुत लंबी होगी तो आपने बाद में इसको डाउनलोड भी करके रखनी होती है, तो आपके लिए वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो आज हम रोक रहे हैं इस सेशन को, कहाँ पे रोक रहे हैं, मुझे ज़रा पेज नंबर देखने दें। पेज नंबर 63 पे
हम जो है इसको रोक रहे हैं, और बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे बाद में। पेज नंबर 63 पे नहीं, 65 पे हम इसको रोक रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ तक। 65 पे हमने सेकंड पैराग्राफ तक पढ़ लिया है, और पेज नंबर 65 पे थर्ड पैराग्राफ से इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट सेशन है, आप अगर आगे जारी रखना चाहते हैं, अगर आप अभी थके नहीं हैं, तो आप ज़रा डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन से आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो मिल जाएगा, वो आप इसको कवर करें, और वहीं से ही आपको जो ग्रामर का पोर्शन है, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, वो भी मिल जाएंगे। तो जौन सा पोर्शन आप पहले करना चाहें वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलें ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से अगली वीडियो उठाएं और उसको आप देखें।